हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार की राज्य व्यवस्था या बिहार की पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करूंगा। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बिहार स्पेशल की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बिहार स्पेशल से संबंधित लगभग 15 से 20 प्रश्न हर वर्ष बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 15 से 20 प्रश्नों में बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम और बिहार की पॉलिटी की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बिहार की पॉलिटी या बिहार की राज्य व्यवस्था सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था या बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, किसी भी राज्य की पॉलिटिकल सिस्टम की शुरुआत होती है जब उस राज्य का गठन होता है। तो बिहार का आप गठन देखेंगे 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और बिहार जब एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को आया तो इसके बाद से बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम की जर्नी प्रारंभ होती है। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार एक पृथक राज्य के रूप में बिहार का गठन किया गया। ठीक है, और आप लोग ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो बिहार का गठन किया गया इसमें उड़ीसा भी शामिल था, क्योंकि इसी बिहार से 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक नए राज्य पृथक राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, जब 1912 ईस्वी में 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एक पृथक राज्य के रूप में बिहार का गठन किया गया तो गठन करने के पश्चात शासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन किया गया। जैसे आप देखेंगे कि वर्तमान समय में राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन उस समय जब बिहार को एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया पृथक राज्य के रूप में, तो उस समय राज्यपाल वर्ड नहीं था, राज्यपाल कोई ऐसा पद नहीं था। राज्यपाल के जगह पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हुआ करता था। ठीक है, तो बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो नाम है इस बदल कर आगे चलकर आप देखेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में बिहार एक पृथक राज्य के रूप में जब अस्तित्व में आया तो शासन चलाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन किया गया और बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विधान परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, विधान परिषद जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी 43 में 24 मेंबर जो थे वे निर्वाचित सदस्य थे, 24 निर्वाचित सदस्य थे और 19 सदस्य जो थे वे मनोनीत थे। ठीक है, दो चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन किया गया और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन किया गया तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद का भी गठन किया गया और विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 43 थी, जिसमें से 24 सदस्य निर्वाचित और 19 सदस्य मनोनीत थे। इसकी पहली बैठक 20 जनवरी 1913 ईस्वी को पटना में, बिहार की राजधानी पटना में संपन्न हुई। यह हो गया 1912 के आसपास की घटना। आगे बढ़ते हैं तो 1920 ईस्वी में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पद था, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया और पद को समाप्त करने के पश्चात राज्यपाल एक नए पद का सृजन किया गया, जो कि वर्तमान समय में सिस्टम में चला आ रहा है, सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का गठन किया गया था। 1920 ईस्वी में इसमें बदलाव लाया गया और राज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार के पहले राज्यपाल बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्योंकि 1920 ईस्वी में राज्यपाल पद का सृजन किया गया तो इनका कार्यकाल भी 1920 से प्रारंभ होगा। 29 दिसंबर 1920 ईस्वी से लेकर 30 नवंबर 1921 ईस्वी तक बिहार के पहले राज्यपाल रहे हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसके पश्चात विधान परिषद की बैठक संपन्न हुई। 7 फरवरी 1921 ईस्वी को विधान परिषद की बैठक संपन्न होती है। किसकी अध्यक्षता में? सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में। तो इन तीनों चीज़ों का आप लोग याद रखेंगे। 1912 ईस्वी में बिहार के विभाजन के समय की घटना, विधान परिषद का गठन, लेफ्टिनेंट गवर्नर पद का सृजन। 1920 ईस्वी में लेफ्टिनेंट गवर्नर को समाप्त करके राज्यपाल का गठन किया गया और फिर विधान परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 ईस्वी को सर वाल्टर मोरे की अध्यक्षता में संपन्न होती है। अब आगे की ओर घटनाक्रम हम लोग बढ़ेंगे। 1920 के बाद अब हम लोग आएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है,
भारत सरकार अधिनियम 1935 आप देखेंगे तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत बिहार का विभाजन करके बिहार से एक अलग पृथक राज्य के रूप में उड़ीसा अस्तित्व में आता है और उड़ीसा का गठन होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। ठीक है, जब उड़ीसा का गठन हो रहा होता है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डेविड शिफ्टन बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, और जैसे ही बिहार का पृथक हो जाता है, उड़ीसा एक नए राज्य बन जाता है, तो पृथक होने के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने हैं? गार्नियर हैलेट। ठीक है, पृथक कब हुआ? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और पृथक होने के पश्चात जब उड़ीसा एक नया राज्य बन जाता है, तो फिर जो बिहार बचता है, तो बिहार के पहले राज्यपाल बनते हैं मॉरिस गार्नियर हैलेट। इनका कार्यकाल है मार्च 1937 ईस्वी से लेकर मई 1938 तक। इसके बाद पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 ईस्वी में संपन्न होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स अगर देखा जाए तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 152 रहती है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है, और वर्तमान समय में बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 है। वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में सीटों की संख्या 30 रखा गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो 30 रखा गया। तो आप देखेंगे कि पहले जब 1912 में मैं डिस्कस कर रहा था बिहार एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है, तो उस समय विधान परिषद सीटों की संख्या थी 43 में से आप देखेंगे कि 24 सदस्य निर्वाचित और 19 सदस्य मनोनीत होते थे। लेकिन चूंकि बिहार से पृथक करके उड़ीसा के नए राज्य का गठन कर दिया गया, तो विधान परिषद की सीटों की संख्या घटाकर कर दी गई, 43 से 30 कर दी गई। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रथम जो चुनाव 1937 ईस्वी में संपन्न हुआ, उस चुनाव में विधानसभा में सीटों की संख्या 152 थी और विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी थी? 30। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, विधानसभा सीटों का विभाजन। अभी हमने बताया कि 1935 का अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, और उस 1937 ईस्वी में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें सीटों की कुल संख्या थी 152। इस 152 सीटों की कुल संख्या में यहाँ पर विभिन्न कैटेगरी में सीटों की संख्या का किस प्रकार से विभाजन किया गया था वो यहाँ पर दिया हुआ है। सामान्य नागरिक 70 सीट्स, अनुसूचित जाति SC 15 सीटें, अनुसूचित जनजाति 7, मुस्लिम 39, महिला 4, आंग्ल भारतीय 2, यूरोपीय समुदाय 2, विशिष्ट क्षेत्र 13। विशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग, शिक्षक, भूस्वामी आदि शामिल हैं। यानी कि इस प्रकार से इन विभिन्न लोगों के बीच में सीटों का विभाजन किया गया था, और इस प्रकार से बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या थी 152। अब सवाल है कि कौन से दल ने कितनी सीटें जीत दर्ज की। वो तो सीटों का विभाजन हो गया, लेकिन चुनाव के पश्चात जो यहाँ पे समीकरण बने उसमें किस दल को कितनी सीटें प्राप्त हुई। इस चुनाव में कांग्रेस ने 107 प्रत्याशी खड़े किए। आप जानते हैं कि टोटल सीटों की संख्या थी 152 सीटों की संख्या थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 107 प्रत्याशी अपने खड़े किए थे, जिनमें से 98 प्रत्याशी जो थे विजयी हुए। यानी कि सबसे बड़ी दल के रूप में कौन सी पार्टी उभरी? सबसे बड़ी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी उभरी। स्वाभाविक है कि जब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी, तो सरकार बनाने का आमंत्रण निमंत्रण भी कांग्रेस पार्टी को ही मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वह मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग के पास सीटों की संख्या थी 20, यानी कि 152 सीटों में से 98 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती, और लगभग 20 सीटें जो थी वह मुस्लिम लीग ने जीती। 20 सीटों के साथ मुस्लिम लीग दूसरे नंबर की पार्टी बनी, और 98 सीटों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह पहले नंबर की पार्टी बनी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 में, जो कि 1935 का अधिनियम के दौरान 1935 का अधिनियम के तहत कराया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, लेकिन ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन न मिलने के कारण श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल गठन से इनकार कर दिया। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो सरकार बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी को आमंत्रण दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती थी कोई भी सरकार क्यों सरकार गठन करेगी, चूंकि उसको काम करने का मौका मिले। तो यही कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश सरकार के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव रखा कि आप हमें
राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करें, यानी कि हम राजनीतिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हों, ऐसे हमें अधिकार दिया जाए, सरकार बनाने का तभी मतलब है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने यह राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन जो है वह कांग्रेस पार्टी को नहीं दे पाया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी ने, जो कि सबसे बड़े नेता उस समय थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने सरकार गठन करने से इनकार कर दिया। और जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार गठन करने से इनकार करती है तो दूसरे नंबर की पार्टी को मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस जो हैं वह बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय मुख्यमंत्री पद का नाम जो था वह प्रधानमंत्री था। ठीक है, आप लोग इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होंगे। बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री ही नाम था उनका पद का नाम। ठीक है, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री या बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस किस पार्टी के थे? इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। ठीक है, लेकिन चूंकि यह अल्पमत की सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो सरकार का गठन कर नहीं पाया। परिणाम यह हुआ कि बाद में फिर ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल और कांग्रेस पार्टी के मध्य एक सहमति बनी और गवर्नर जनरल ने कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन दिया। और आश्वासन देने के पश्चात यह हुआ, बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी। बिहार में पहली सरकार नहीं बनी, पहली सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में इंडिपेंडेंट पार्टी बना चुकी है, लेकिन कांग्रेस की पहली सरकार 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बनी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार स्थिर सरकार का गठन हुआ। और इस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल गार्नियर हैलेट बिहार के राज्यपाल थे। गार्नियर हैलेट कैसे थे राज्यपाल? देखिए, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक नए राज्य के रूप में गठन किया गया। जब उड़ीसा नए राज्य के रूप में गठन हुआ तो गठन होने के पश्चात, पृथक के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल मॉरिस गार्नियर हैलेट बने, पृथक होने के पश्चात। और यही हैलेट जो है 1937 ईस्वी में चुनाव के समय भी रहते हैं। और जब सरकार गठन करने की बात आती है तो इन्हीं के द्वारा कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो उस समय राज्यपाल कौन थे? गार्नियर हैलेट बिहार के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। कब इन्होंने शपथ लिया? तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 20 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अध्यक्ष का चुनाव 25 जुलाई 1937 ईस्वी को संपन्न हुआ। ठीक है, तो विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। रामदयालु सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं और प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके उपाध्यक्ष बने। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो सारे फैक्चुअल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन तीनों का आप लोग याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष रामदयालु सिंह और उपाध्यक्ष अब्दुल बारी। तो यह हो गया कांग्रेस सरकार का गठन। लेकिन गठन के बाद कुछ ही दिनों में ऐसा समय आता है कि सरकार को इस्तीफ़ा भी देना पड़ जाता है। इस्तीफ़ा देने की वजह क्या है कि 1939 ईस्वी में आप देखेंगे, सितंबर 1939 ईस्वी में सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। और सेकंड वर्ल्ड वार में आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार जो थी वह भी उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। अमेरिका, रशिया जैसे गुटों के साथ ब्रिटिश सरकार भी इन्वॉल्व थी। जब ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्व थी तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को भी उसमें शामिल किया जाने लगा युद्ध में। लेकिन भारतीय जो नेता थे युद्ध में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि भारतीय नेता के द्वारा पूर्ण स्वराज और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं की मांग मानने से मना कर दिया और भारत को जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया। और भारत को बिना सहमति जबरदस्ती युद्ध में शामिल किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना प्रारंभ कर दिया। और 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में, जो कि कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी, अस्थायी सरकार बनी थी, वहां डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिया? 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। पद की शपथ कब ली? 20 जुलाई 1937 ईस्वी को मुख्यमंत्री बने और 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने भारत को बिना सहमति शामिल किए जाने के मुद्दे पर त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और फिर चूंकि यह वार जो है 1945 ईस्वी तक यह वार चलते रहता है, तो 1945 ईस्वी तक विधानसभा का यहाँ पर कोई गठन नहीं किया गया।
अब आइए 1945 ईस्वी तक का समय खत्म हो गया। सीक्वेंस वाइज मैं डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। 1945 ईस्वी तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चलने के कारण किसी भी प्रकार की कोई विधानसभा का गठन नहीं किया गया। फिर दूसरी बार यहाँ से प्रारंभ होती है 1946 ईस्वी में, नए सिरे से यहाँ पर चुनाव होते हैं। पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव हुआ 1937 ईस्वी में, फिर सरकारें भी बनी, सरकारों ने इस्तीफा भी दिया। दूसरी बार चुनाव हुआ 1946 ईस्वी में। इसी 1935 के अधिनियम के आधार पर चुनाव संपन्न कराए गए। ठीक है, फिर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी बनी और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। ठीक है, और आप देखेंगे कि यह 1946-47 ईस्वी का दौर होता है जब संविधान सभा माउंटबेटन योजना के सिफारिश पर आप देखेंगे वहां पर केंद्र में संविधान सभा का गठन किया जाता है, भारत का विभाजन होता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना उस समय प्रमुख योजना कमीशन बनी थी, तो भारत का विभाजन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ। और जब संविधान सभा के गठन होने के पश्चात संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था संविधान बनाने के लिए। तो यही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 39 सदस्य बिहार से चुनकर भेजे गए थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य बने, और इन सभी ने संविधान निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे, जगजीवन राम शामिल थे, सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे, और बिहार के बड़े बड़े पर्सनालिटी इसमें शामिल थे। और बिहार से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए? 39। इस समय जब 1946 ईस्वी में पुनः चुनाव हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा विधानसभा के अध्यक्ष बने थे 25 अप्रैल 1946 ईस्वी को। तो यह हो गया 1946 ईस्वी का चुनाव और उसके पश्चात सरकार का गठन। अब आइए द्विसदनीय विधायिका। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब उड़ीसा का नए राज्य के रूप में गठन हुआ तो उड़ीसा के गठन होने के पश्चात और 1935 ईस्वी का अधिनियम आता है, उसी समय उसी के आधार पर उड़ीसा का गठन हुआ। तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। और राज्यों में जब द्विसदनीय विधायिका, द्विसदन का मतलब होता है एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधानसभा में ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूं, विधानसभा में सीटों की संख्या थी 152 और इसके आधार पर चुनाव हुए और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री भी बने। दूसरी तरफ विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी थी? 30। ठीक है, इसकी पहली बैठक हुई 22 जुलाई 1936 ईस्वी को, विधान परिषद की पहली बैठक। वीएस का मतलब विधानसभा और वीपी का मतलब विधान परिषद। तो विधान परिषद की सीटों की संख्या 30, इसकी पहली बैठक संपन्न हुई 22 जुलाई 1936 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन बने? राजीव रंजन प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। विधान परिषद 30 सदस्य, पहली बैठक 22 जुलाई 1936 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन बने? राजीव रंजन प्रसाद, यानी कि विधान परिषद के पहले अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद थे। 22 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ऊपर बताया कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुए और 1937 ईस्वी में चुनाव हुए तो पहले मोहम्मद यूनुस मुख्यमंत्री बने और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 ईस्वी को मुख्यमंत्री बने। और जब 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने तो 22 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार विधानमंडल के दोनों सदन यानी कि विधानसभा प्लस विधान परिषद, विधानसभा में 152 सदस्य और विधान परिषद में 30 सदस्य, इन दोनों सदनों का संयुक्त बैठक हुआ, संयुक्त अधिवेशन हुआ। कब? 22 जुलाई 1937 ईस्वी को और बिहार विधानमंडल का प्रथम संयुक्त अधिवेशन संपन्न हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे आइए स्वतंत्र भारत में चुनाव। चूंकि संविधान सभा का गठन होता है, हमने बताया कि 39 मेंबर बिहार से चुने गए संविधान बनाने के लिए। संविधान सभा का गठन हो गया, संविधानें भी बन गई और संविधान बनने के पश्चात भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गया, भारत में संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के पश्चात पहली बार आम चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न हुआ। विभिन्न राज्यों की विधानसभा लोकसभा के चुनाव 1952 ईस्वी में संपन्न किए गए। 1952 ईस्वी में विधानसभा के सीटों की संख्या 331 थी। आप लोग ध्यान देंगे, 1935 के अधिनियम के तहत 152 सीटों की संख्या थी, लेकिन विधानसभा की सीटों की संख्या आगे जाकर स्वतंत्रता के बाद बढ़ाकर कर दी जाती है 331, जिनमें से 330 सदस्य जो थे वे निर्वाचित सदस्य थे और इनमें से एक सदस्य जो थे वे मनोनीत सदस्य थे।
ठीक है। मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके पश्चात 1952 में चुनाव संपन्न हुए, श्री कृष्ण मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बार फिर देखने को मिलता है जब विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव आती है, और यह होता है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 ईस्वी की अनुशंसा पर। ठीक है, इस समय बिहार की सीमा में परिवर्तन किया जाता है। आप देखेंगे कि पुरुलिया वगैरह का जो क्षेत्र था, पूर्णिया का कुछ क्षेत्र, किशनगंज का कुछ क्षेत्र, वह बंगाल के हिस्सों में चला जाता है। इसके पश्चात विधानसभा सीटों की संख्या में कमी आती है, और जो विधानसभा सीटों की संख्या 1952 ईस्वी में 331 थी, जिनमें से एक मनोनीत सदस्य थे, वह विधानसभा सीटों की संख्या घटकर हो जाती है 319। 319 में 318 सदस्य निर्वाचित हुए और एक सदस्य मनोनीत सदस्य ज्यों का त्यों चला आ रहा है। यह आप देखेंगे कि झारखंड राज्य के गठन होने तक यह मनोनीत सदस्य बना रहता है। ठीक है, तो 1956 में परिवर्तित विधानसभा सीटों की संख्या होती है 319। 1972 ईस्वी तक यह संख्या यथावत रहती है, पर 1977 ईस्वी में यह संख्या बढ़ाकर 325 कर दी जाती है, चूंकि जनसंख्या में वृद्धि होती है। और इन 325 में 324 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। यानी कि सबसे पहले विधानसभा सीटों की संख्या हुई 152, इसके बाद हुई 331, इसके बाद हुई 319, और इसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 325। यह बिहार विधानसभा सदस्यों का एक क्रम है। ठीक है, वर्ष 2000 में झारखंड के बनने के पश्चात सीटों की संख्या घटकर 243 रह गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 1977 में 325 किया गया था। 325 में 324 प्लस एक मेंबर थे, लेकिन बाद में फिर जब 2000 में झारखंड का गठन होता है तो 325 जो मेंबर थे टोटल, उसमें सदस्यों की संख्या घटकर हो जाती है 43, बाकी झारखंड में चले जाते हैं। तो अभी तक जिस समय एक पृथक राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ, उस समय से लेकर अभी तक विधान परिषद सीटों का संख्या का क्रम और विधानसभा के सीटों की संख्या का क्रम देख लें। हो सकता है वहां पर प्रश्न कुछ ऐसा बीपीएससी में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो 1937 में सीटों की संख्या थी 30। 1900 विधान परिषद सीटों का हम लोग डिस्कस करें। 1952 में बढ़कर हो गया 72। 1958 में फिर 96 किया गया, और फिर 2000 ईस्वी में 96 मेंबर जो था, फिर झारखंड का जब गठन हुआ तो 96 से घटकर हो गया 75। तो वर्तमान समय में बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय 75 सीटें हैं। अब दूसरी तरफ विधानसभा सीटों का हम लोग आकलन कर लेते हैं। तो विधानसभा में अगर हम लोग आकलन करें तो 1952 में 152 सीटों की संख्या थी। फिर 1952 में 331 किया गया, लेकिन 331 में 330 प्लस एक मेंबर याद रखें, एक मनोनीत। 1956 में 319 किया गया, 318 प्लस एक। 1977 में 325 किया गया, 324 प्लस एक। फिर 2000 में सदस्यों की संख्या 243 रह गई। क्यों? क्योंकि झारखंड विधानसभा का जब गठन हुआ तो 81 प्लस एक मेंबर जो थे वो वहाँ पे चले गए। यानी कि ये जो मनोनीत सदस्य था, मनोनीत सदस्य एज इट इज झारखंड में चला गया, और बाकी 324 जो निर्वाचित सदस्य थे, तो 324 में से 81 को झारखंड भेज दिया गया। तो इसमें से 243 मेंबर बचे। यानी कि झारखंड में कुल कितने सदस्य गए? तो 81 प्लस एक, यानी कि टोटल 82 सदस्य गए। और बिहार में आप देखेंगे कि घटकर कितना हो गया है? 243। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। झारखंड जब विधानसभा का गठन किया गया तो 82 सदस्य झारखंड में चले गए। यहाँ पे 325 मेंबर टोटल हुआ करते थे, 325। ठीक है, मनोनीत सदस्य एक झारखंड में चला गया, और 81 324 में से माइनस हो गए। तो वर्तमान समय सीटों की संख्या है 243। तो विधान परिषद में सीट है 75, विधानसभा में सीट है 243। अब आइए 2000 के पूर्व की स्थिति और 2000 के बाद की स्थिति, यानी कि 2000 के पूर्व यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी थी और 2000 के बाद कितनी है। लोकसभा में सीटों की संख्या थी 54, राज्यसभा 22, विधानसभा 224 प्लस एक, यानी कि 324 प्लस एक यानी 325, विधान परिषद 96। 2000 के बाद लोकसभा सदस्यों की संख्या 54 जो थी, 54 से घटकर हो गया है 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 22 से घटकर बिहार में है 16। विधान परिषद 243 और विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। 2000 से पूर्व की स्थिति, लोकसभा 54, राज्यसभा 22, विधानसभा 325, विधान परिषद 96। 2000 के बाद की स्थिति, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75 सदस्य। तो यह हो गया एक तरह से विधानसभा, विधान परिषद और सरकारों के गठन को लेकर।
अब हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैच को चलाया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है तेजस 2.0 करेंट अफेयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जनवरी 2025 ईस्वी से लेकर बीपीएससी प्रीलिम्स 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने तक करेंट अफेयर का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इसके तहत, जनवरी 25 से लेकर एग्जामिनेशन होने तक हर महीने की प्रत्युत्तर दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। बिहार का करेंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा 15 दिन के अंतराल पे पीआईबी का नोट्स प्रोवाइड करते हैं, परीक्षा मंथन मैगजीन का नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्लस न्यूज़पेपर का जो संकलन होता है उसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। बजट सर्वे आदि चीज़ें भी इसमें मिलती है। इसके अलावा जो भी प्रीलिम्स से संबंधित, जैसे अभी बिहार की पॉलिटी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका पीडीएफ भी इसी पेड ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी तक बिहार की हिस्ट्री का भी नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा चुका है, बिहार की ज्योग्राफी का भी नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और आज मैं आपके साथ बिहार की पॉलिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। 1-2 दिनों के अंतर्गत बिहार की पॉलिटी का भी नोट्स इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह ग्रुप भले ही करेंट अफेयर बैच नाम दिया गया है, लेकिन इसमें बिहार स्पेशल का भी सेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, सारे नोट्स। ठीक है, तो करेंट अफेयर इतने सारे आपको नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। करेंट अफेयर के लिए स्टेटमेंट वाइज सवाल आए या फैक्चुअल सवाल आए, सारे सवाल मुझे लगता है कि यहाँ से हल हो जाएंगे, क्योंकि पीआईबी ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है इसके लिए। इसमें जुड़ने का चार्ज क्या है यहाँ पे बताया गया है, 399 जो है पेड ग्रुप में जुड़ने का चार्ज है। पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए 2 नंबर दिया गया है, 8375934036 या 9870564701। 2 में से किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं डिटेल जानकारी के लिए, या डायरेक्ट अगर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो दोनों नंबर गूगल पे फ़ोनपे पे अवेलेबल है। 399 रुपये का चार्ज आप लोग पेमेंट कर दें गूगल पे या फ़ोनपे पे, दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद ये दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें, पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से आप लोग अभी तक के सारे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और आगे का भी जो मटेरियल है वह टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तेजस करंट अफेयर बैच में प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट करेंगे तो 8375934036 प्रशांत कुमार का नंबर है, और 9870564701 प्रणय कुमार का नंबर है। पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट ऊपर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। आपको पेड ग्रुप का लिंक दिया जाएगा, और उस लिंक के माध्यम से आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के बारे में, जो कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आते हैं संवैधानिक प्रावधान की ओर, कि हमारे संविधान में राज्य की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित, राज्य की पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर संविधान के प्रावधान अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया है, और भाग 6 के अंतर्गत 6 अध्याय संविधान में वर्णित हैं आर्टिकल 152 से 237 के तहत। और इन 6 अध्याय में राज्य की पूरी जो संवैधानिक मशीनरी और पॉलिटिकल सिस्टम है, इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो हम लोग एक एक कर डिस्कस करते हैं। भाग 6 में 6 अध्याय हैं, जिनमें से पहला अध्याय जो है अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। अध्याय 2 अनुच्छेद 153 से 167 कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 3 168 आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 राज्य की विधान मंडल का वर्णन किया गया है। अध्याय 4 अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति या राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन करता है। अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से 232 उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, और अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन करता है। तो भारतीय संविधान में भाग 6 के अंतर्गत 6 अध्याय हैं, जिनमें से विभिन्न अध्यायों के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम और राज्य की संवैधानिक मशीनरी का वर्णन 152 से 237 आर्टिकल के तहत किया गया है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं राज्यपाल का पद। ठीक है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा अब हम लोग इसे आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। राज्यपाल का पद अस्तित्व में कैसे आता है, तो हमने बताया कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जब एक पृथक राज्य के रूप में बिहार का अस्तित्व आता है, विद्यमान होता है, तो बिहार का शासन चलाने के लिए उपराज्यपाल पद का सृजन किया जाता है। बिहार के पहले उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बने, और बिहार के अंतिम उपराज्यपाल
अंतिम उपराज्यपाल कब होंगे, क्योंकि 1920 ईस्वी में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल का पद समाप्त करके राज्यपाल पद सृजन कर दिया जाता है। फर्स्ट पेज में ही हमने बताया है। तो अंतिम उपराज्यपाल यानी कि 1920 ईस्वी में अंतिम उपराज्यपाल थे अल्बर्ट गेट। आप लोग याद रखेंगे, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर या पहले उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली और अंतिम उपराज्यपाल या अंतिम लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। ठीक है, 1920 ईस्वी में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को समाप्त कर दिया जाता है और राज्यपाल पद का सृजन किया जाता है। तो उस समय बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उड़ीसा के गठन के समय राज्यपाल कौन थे? डेविड शिफ्टन। ठीक है, यहाँ तक की जो प्रक्रिया है जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल है, लेकिन 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत 1936 ईस्वी में उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में उड़ीसा का गठन कर दिया जाता है। और गठन करने के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? तो उड़ीसा के गठन के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल बने हैं गार्नियर हैलेट। और इन्हीं के द्वारा 1937 ईस्वी में जो हमने बताया कि श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी और उस सरकार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया था गार्नियर हैलेट के द्वारा। तो उड़ीसा के गठन के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल गार्नियर हैलेट थे। आज़ादी से ठीक पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जस्ट आज़ादी से ठीक पहले सर हफडो बिहार के राज्यपाल थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल बने अगस्त 1947 ईस्वी से लेकर जनवरी 1948 ईस्वी तक। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे उज्ज्वल नारायण सिन्हा। ठीक है, ये मुश्किल से 10 दिन तक इन्होंने पदभार संभाला था, 21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक। तो बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन बने हैं? जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिन्हा। राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के राज्यपाल, तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के राज्यपाल भी बने और राज्यपाल बनने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो राष्ट्रपति बनने वाले बिहार के राज्यपाल कौन कौन हैं? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। जाकिर हुसैन 1957 से 1962 ईस्वी तक बिहार के राज्यपाल बने। रामनाथ कोविंद 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल बने और फिर 2017 ईस्वी में ये केंद्र में चले गए और राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने लड़ा। राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हुई और 2017 में ये राष्ट्रपति बने थे 5 साल के लिए और उसके बाद से द्रौपदी मुर्मू बनी हुई हैं। एक से अधिक बार पद पर रहने वाले राज्यपाल, देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे ख्याल से यह सवाल सीडीपीओ में पूछा गया था 1920 के आसपास जो एग्जामिनेशन हुई थी सीडीपीओ की प्रीलिम्स की, उसमें शायद यह सवाल पूछा गया था कि एक से अधिक बार पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 6 ऐसे नाम हैं जो एक से अधिक बार अपने पद पर रहे हैं बिहार के राज्यपाल के रूप में। तो आप नाम को स्पष्ट याद रखेंगे क्योंकि वहाँ पर विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है। पहले हैं जगन्नाथ कौशल, फिर हैं अखलाक उर रहमान किदवई, तीसरे हैं कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, चौथे बी सत्यनारायण रेड्डी, पांचवें मोहम्मद यूनुस सलीम और छठे केसरी नाथ त्रिपाठी। यानी कि एक से अधिक बार पद पर रहने वाले राज्यपाल में जगन्नाथ कौशल, अखलाक उर रहमान किदवई, कृष्ण वल्लभ नारायण सिंह, बी सत्यनारायण रेड्डी, मोहम्मद यूनुस सलीम और केसरी नाथ त्रिपाठी शामिल हैं। एक से अधिक बार पद पर रहे हैं राज्यपाल के रूप में। ठीक है, राज्यपाल को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मुख्यमंत्री को। ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री, तो ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक है, ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री हमने बताया कि 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत जब 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ तो उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता का आश्वासन ब्रिटिश सरकार के द्वारा न मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस जो थे वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री था, तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस बने ब्रिटिश शासन में। स्वतंत्र भारत में पहले मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले सीएम, यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री
जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद के रूप में सबसे कम समय तक पद पे रहे हैं, तो पहले नंबर पे हैं सतीश प्रसाद और दूसरे नंबर पे हैं नीतीश कुमार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। पहले नंबर पे हम लोग देखते हैं सतीश प्रसाद। सतीश प्रसाद सिर्फ 3 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, सिर्फ 3 दिन के लिए। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 1968 ईस्वी में ये पद पे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। सिर्फ 3 दिन के लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित रहे हैं सतीश प्रसाद। ठीक है, शायद ये बहुमत नहीं मिल पाया होगा या अल्पमत की सरकारें होंगी और फिर इन्होंने अपना प्रदर्शन स्पष्ट बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया होगा, सरकारें गिर गई। सतीश प्रसाद 3 दिन के लिए सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले बिहार के राजनेता हैं, जो कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 1968 ईस्वी तक पद पर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो दूसरे सबसे कम समय तक पद पे रहे हैं वे हैं नीतीश कुमार। 7 दिन तक पद पे रहे हैं, 3 मार्च से 10 मार्च 2000 के बीच में। और फिर 2000 में उनका स्पष्ट बहुमत नहीं था, सरकारें बनाई, अपनी बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई, विधानसभा भंग हो गया, फिर नए सिरे से चुनाव आई, आरजेडी की सरकार बनी। और फिर आप देखेंगे कि 2005 ईस्वी के बाद फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। लगातार लंबे समय तक, अभी हाल ही में 14 अप्रैल को उन्होंने इस्तीफा दिया था, 14 अप्रैल 2026 तक वे मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। और फिर 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो सबसे कम समय तक पद पे रहने वाले सीएम पहले है सतीश प्रसाद और दूसरे नंबर पे हैं नीतीश कुमार। अब आइए बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति शासन लगने से संबंधित प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? आर्टिकल 356। यह राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की वकालत करता है। और इससे संबंधित भाग कौन सा है? भाग 18, आर्टिकल 356। राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, आर्टिकल 356 के तहत। तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अवधि देखेंगे, उस समय राज्यपाल कौन थे, संबंधित मुख्यमंत्री कौन थे, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है वह 29 जून 1968 ईस्वी से लेकर 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक, यह पहला जो था वह राष्ट्रपति शासन लगा है। और इम्पॉर्टेंट यह है कि सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन इसी अवधि में लगा है, लगभग आपका कितना, 8 महीने के लिए। 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन बिहार में रहा है। इस समय राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। दूसरी बार बिहार में लगा राष्ट्रपति शासन 6 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970 ईस्वी तक। इस समय भी राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो और मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। राज्यपाल का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरे नंबर पे जो राष्ट्रपति शासन लगा है 1972 ईस्वी में, लगभग 2 महीनों के लिए, 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972। इस समय राज्यपाल थे देवकांत बरुआ, मुख्यमंत्री वही थे भोला पासवान शास्त्री। फिर 1977 में लगा है राष्ट्रपति शासन। पूरा डेट याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ष आपको याद करना है। जैसे पहला वर्ष है 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा, नित्यानंद कानूनगो भोला पासवान शास्त्री। 1969 में लगा, नित्यानंद कानूनगो भोला पासवान शास्त्री। तीसरा बार राष्ट्रपति शासन 1972 में लगा, देवकांत बरुआ और भोला पासवान शास्त्री। फिर 1977 में राष्ट्रपति शासन लगता है, जगन्नाथ कौशल, ठीक है, मुख्यमंत्री राज्यपाल थे और जगन्नाथ मिश्र उस समय मुख्यमंत्री थे। फिर 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय कौन थे राज्यपाल? अखफाक उर रहमान किदवई राज्यपाल थे, राम सुंदर दास उस समय मुख्यमंत्री थे। फिर 1995 ईस्वी में लगता है राष्ट्रपति शासन, रहमान किदवई, इस समय भी जो 1980 ईस्वी में राज्यपाल थे, अखलाक उर रहमान किदवई फिर से राज्यपाल यही थे। 1995 में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया और उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, ठीक है। फिर 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में फिर राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी और मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। 2005 ईस्वी में फिर लगा राष्ट्रपति शासन, सरदार बूटा सिंह राज्यपाल थे और राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। तो इस प्रकार से बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो कब लगा, आप लोग अवधि को याद रखेंगे, कम से कम वर्ष का नाम आप लोग याद रखें, राज्यपाल कौन थे उस समय और मुख्यमंत्री कौन थे, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। 1-2 बार देख लेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तेजस करंट अफेयर बैच है, मैं पहले ही ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। अब आइए, बिहार की हमने विधानसभा, विधान परिषद,
मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। अब समय है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो जब भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, हालांकि आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में पहले से इसका वर्णन था, लेकिन इसे व्यापक रूप में 73वें संशोधन के द्वारा इसे पूरे भारत में लागू किया गया था और इसके पश्चात बिहार में भी लागू किया गया था। लेकिन उससे पूर्व ही आप देखेंगे कि बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत पश्चात 1937 ईस्वी में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था और इसे 1949 में लागू किया गया था। हमने बताया कि आर्टिकल 40 में डीपीएसपी के तहत इसे शामिल किया गया था और डीपीएसपी में शामिल करने का मतलब हो गया कि कोई भी राज्य उसे लागू कर सकता है अगर उसके पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो तो। ठीक है, तो आर्टिकल 40 के तहत पंचायतों का गठन किया गया, 1947 में अधिनियम बना और 1949 में 1949 ईस्वी में इस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया। इसके बाद पंचायती राज को सशक्त करने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लाया गया। सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम पंचायती राज से संबंधित यही है और बिहार का सबसे लेटेस्ट अधिनियम भी यही है, बिहार पंचायती राज 2006। इसके तहत 3 स्तर पे, आप जानते हैं कि 73वें संशोधन के तहत 3 स्तर पे पंचायती राज का गठन किया जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन किया गया। इसके साथ साथ 2006 ईस्वी का जो अधिनियम आया, उस 2006 ईस्वी के अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% सीटें जो है वह आरक्षित कर दी गई। इसके साथ पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया। SC ST को सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला। ग्राम सभा की 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य कर दी गई। 1 वर्ष में 4 बैठक, समझें, 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 1 साल में 4 बैठक का मतलब होता है 3-3 माह का अंतराल। ठीक है, यानी कि 2 बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, तब जाकर 1 साल में 4 बैठक संपन्न होगी। और यह बैठक ग्राम सभा की बैठक है। ठीक है, ग्राम सभा का मतलब होता है किसी भी गांव में वोट देने वाले जो भी व्यक्ति हो गए जिनकी उम्र 18 प्लस है, वोट डालने की उम्र है, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके लिए सदस्यता लेना नहीं पड़ता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक है, अगर आप उस पंचायत के अंतर्गत आप वोट डालते हैं, आपके पास वोटिंग राइट है, तो आप ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत का काम है कि गाँव में जब बैठक होगी तो फंड जो अलॉट किया जाता है उसको कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पे नाला बनाना है, कहाँ पे रोड सड़क बनाना है, इस पर विचार विमर्श करना। तो ग्राम सभा की 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है और 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। हालांकि ग्राम सभा की बैठक देखेंगे कहीं कहीं होती है, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं होती है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य हम सभी हैं। आप पंचायत में रहते हैं तो आप भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, हम भी अपने पंचायत में ग्राम सभा के सदस्य हैं। ठीक है, और इसकी बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा कराई जाती है। और एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्राम सभा का जो कोरम है कुल सदस्यों का 1/20 होना चाहिए। ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/20। कोरम का मतलब होता है वह न्यूनतम संख्या जिसके बिना बैठक संपन्न नहीं हो सकती है, यानी कि मिनिमम बैठक कराने के लिए मिनिमम सदस्यों की उपस्थिति 1/20 होना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं इससे संबंधित। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र DPRO को सौंपते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है और आसान टॉपिक है और इसे इंडियन पॉलिटी में डिटेल पढ़ा जाएगा। हम लोग सिर्फ बिहार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कुछ चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करें जो प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को सौंपते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। ग्राम सभा में होना चाहिए 1/20 और ग्राम पंचायत की बैठक के लिए होना चाहिए आधी। सदस्यों की, गणपूर्ति सदस्यों की आधी होनी चाहिए ग्राम पंचायत की बैठक के लिए। ठीक है, इसमें प्रतिनिधि होते हैं। सरपंच एवं उप सरपंच भी अपना त्यागपत्र DPRO को सौंपते हैं, यानी कि मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच अपना त्यागपत्र किसे देंगे? DPRO को। जो बिहार में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ग्राम पंचायत के 6 अंग हैं। पहला है ग्राम सभा, अभी हमने ऊपर बताया ग्राम सभा की बैठक किसके द्वारा संपन्न की जाती है? मुखिया के द्वारा। दूसरा है कार्यकारिणी समिति, फिर मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी। ये ग्राम पंचायत के 6 अंग हैं। ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है? सरपंच, जो कि विवादों का निपटारा करता है।
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के जरिए शहरी स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना स्थापित की गई है। कौन कौन त्रिस्तरीय संरचना है? नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो बिहार की जो पॉलिटी थी, बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम, बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उसका डिस्कशन समाप्त होता है। मुझे लगता है कि बिहार की पॉलिटी से संबंधित इतनी चीज़ें काफ़ी है, क्योंकि बिहार की पॉलिटी से ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि बिहार स्पेशल से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो आपको हमेशा पढ़कर जाना है, ध्यान में रखना है चीज़ों को। कब कहाँ से किस संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया जाए किसी को पता नहीं है, तो आपको अपनी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। तो यह हो गया बिहार की पॉलिटी, बिहार की पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अलावा प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित और जो भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे नियमित अंतराल पर हमारे यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।